चंद्रपुर गांव के पूर्वी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें रघु नामक किसान अपनी पत्नी गंगा और बेटी गौरी के साथ रहता था। उसकी जमीन बहुत कम थी, सिर्फ 2 बीघा, और उस पर भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन रघु की आत्मा अमीर थी। वह कभी किसी का हक नहीं मारता था और दिन रात मेहनत करता। गांव में हर कोई रघु की ईमानदारी की मिसाल देता था, लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें उसकी ईमानदारी चुभती थी। खासकर जमींदार मधुकर सिंह, जो चाहता था कि रघु अपनी जमीन उसे बेच दे। सुनिए जी, मैं कह रही थी खेत में पानी का इंतजाम हुआ या नहीं? नहीं गंगा, नहर की मरम्मत तो कब की पूरी हो जानी थी, लेकिन जमींदार ही बार बार रोक लगा देता है। बाबा, हम नहर खुद क्यों नहीं खोद सकते? रघु पहले तो मुस्कुराता है, फिर बोलता है, बेटी, हिम्मत तो है, पर गांव वाले साथ न दें तो अकेला आदमी कितना क्या कर ले। रघु एक दिन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी जमींदार और उसका नौकर लखिया रघु के पास आते हैं। ओ रघु, तू अब भी यही पुरानी जमीन में सिर खपा रहा है, कुछ समझ में आता है या नहीं? रघु सर झुकाकर हाथ जोड़कर, जमींदार बाबू, पेट पालने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। यही खेत है, यही कर्मभूमि। मधुकर सिंह धमकाते हुए, देख रघु, ये जमीन अब मेरी नजर में है। ज्यादा बहस करेगा तो तेरे जैसे किसान को हवालात की हवा खिलानी पड़ेगी। अबे रघु, तुझसे तो मेरा कुत्ता ज्यादा समझदार है। मालिक कह रहे हैं तो कान खोलकर सुन। रघु धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, बाबूजी, ये जमीन मेरे बाप दादा की है। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नाटा। कुछ पल के लिए हवा भी रुक जाती है। मधुकर सिंह क्रोध में रघु को घूरता है, फिर अपनी मूंछों को ताव देता है। ठीक है रघु, अब तू देख तेरी जिद तेरे लिए क्या लाएगी। चल लाखिया। मधुकर सिंह और लाखिया जाते हैं। रघु अपनी मिट्टी की तरफ देखता है और फिर से काम में लग जाता है। जमींदार चला गया, लेकिन रघु की आंखों में अब एक नई ज्वाला थी। अन्याय के खिलाफ उसका संघर्ष अब शुरू हो चुका था। गांव के बीचों बीच लगे पीपल के पेड़ के नीचे आज कुछ खास था। सरपंच हरिराम की अध्यक्षता में पंचायत बैठी थी। चारों ओर पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। रघु, अपने खून पसीने से खेत सींचने वाला किसान, आज एक नई उम्मीद लेकर आया था। सब गांव वाले ध्यान दें, रघु कुछ कहना चाहता है। बोल रघु, तेरी बात सुनी जाएगी। रघु साहस जुटाते हुए खड़ा होता है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हो, बरसों से हमारी खेती सिर्फ बारिश पर निर्भर है। जब बादल मेहरबान नहीं होते, हमारे बच्चे भूखे सोते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर गांव तक नहर खुदवाएं, ताकि पास के बरसाती नाले से पानी खींचा जा सकता है। रघु ठीक कह रहा है, पर खुदाई में मेहनत भी तो लगती है। अगर मेहनत से डरेंगे तो सुख कैसे पाएंगे भाई? श्यामू डरते हुए खड़ा होता है। और अगर जमींदार मधुकर सिंह को पता चला तो वो चाहेगा ही नहीं कि हम खुद आत्मनिर्भर बने। सरपंच हरिराम गंभीर होकर बोलता है। बात सही है, लेकिन डर के आगे क्या कुछ होगा। रघु का प्रस्ताव सोचने लायक है। रघु जोश में आकर बोलता है, अगर हम सब साथ हों तो कोई भी जमींदार, कोई भी डर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। ये नहर सिर्फ पानी नहीं लाएगी, ये गांव में नई जान फूंकेगी। भीड़ में एक लहर सी दौड़ जाती है। कुछ लोग तालियां बजाते हैं, कुछ अब भी असमंजस में हैं। गौरी, रघु की बेटी, भीड़ में खड़ी होकर कहती बाबा है, सच कह रहे हैं। हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए हमें ये कदम उठाना होगा। एक छोटी सी आवाज, एक गरीब किसान की पहल, लेकिन चंद्रपुर की जमीन अब बदलाव के बीज को तैयार थी। ये सभा सिर्फ एक चर्चा नहीं, एक क्रांति की शुरुआत थी।
लालटेन की रोशनी में जमींदार मधुकर टहल रहा है, चेहरा गुस्से से लाल। पास ही खड़ा है उसका वफादार नौकर लाखिया, जो सहमा हुआ भी है और आग में घी डालने जैसा भाव भी रखता है। लाखिया धीरे से डरते डरते बोलता है, मालिक, ये रघु कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है आपके आगे। पूरे गांव को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है। कल की चौपाल में सब आपके नाम से ही बगावत कर रहे थे। मुट्ठियां भींच लेता है। गुस्से में उसकी आंखें जल रही हैं। जमींदार मधुकर दांत भींचते हुए, लाखिया, मेरे खिलाफ गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। बीते 20 सालों में किसी ने आंख उठा के नहीं देखा मुझे। अब एक रघु, एक नीच किसान का बेटा मेरे खिलाफ आग भड़का रहा है। वो पास पड़ी लकड़ी उठाकर जमीन पर दे मारता है। लकड़ी टूट जाती है। जमींदार मधुकर आवाज ऊंची करते हुए, उसने मेरा डर निकाल दिया गांव के लोगों के दिल से। रघु को तो मैं ऐसे कुचलूंगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएंगी। लाखिया झुककर बोलता है, हुक्म दे मालिक, आज ही खत्म कर दूं उसका खेल। नहीं लाखिया, इस बार काम होगा, सोच समझ के। रात का समय है। मधुकर सिंह का आलीशान घर। कमरे में धीमी रोशनी, बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज। अर्जुन और मधुकर सिंह कमरे में अकेले हैं। मधुकर सिंह धीरे और तीखे स्वर में, अर्जुन, आज रात रघु के खेत में आग लगवा दो, तब समझेगा खेती का जोश। अर्जुन हिचकिचाते हुए गंभीर होकर बोलता है, ठीक है बाबूजी, लेकिन अगर पकड़े गए तो? मधुकर सिंह हंसते हुए घमंड से, मेरा नाम मधुकर है, मैं कानून को भी खरीद सकता हूँ। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। साजिश की चुप्पी कमरे में गूंजती है। बाहर तेज हवा चलने लगती है। दृश्य खुलता है। एक सुनसान अंधेरा खेत। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन और लाखिया खेत के किनारे छुपे हुए हैं। दोनों के हाथ में पेट्रोल की बोतल और माचिस है। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा और जुनून है, जबकि लाखिया थोड़ा डरा हुआ है। अर्जुन गुस्से में फुसफुसाते हुए, रघु ने हमारे खानदान की नाक में दम कर रखा है। अब उसकी मेहनत की आग में उसे ही जलाना होगा। लाखिया घबराते हुए कहता है, बाबूजी, अगर किसी ने देख लिया तो पूरे गांव में हंगामा हो जाएगा। अर्जुन धारदार आवाज में, डर गया क्या लाखिया? तू ही तो कहता था कि रघु को सबक सिखाना चाहिए। अब पीछे मत हट, कर जो करने आए हैं। अर्जुन आगे बढ़ता है। खेत की सूखी फसल पर पेट्रोल छिड़कता है। लाखिया भी हिचकिचाते हुए मदद करता है। हवा की साए साए आवाज बीच बीच में डर बढ़ा रही है। लाखिया धीरे से बोलता है, एक बार आग लग गई तो कुछ नहीं बचेगा बाबूजी, सब राख हो जाएगा। अर्जुन ठंडी मुस्कान के साथ, बस यही तो चाहिए लाखिया। एक तीली जलाता है। रोशनी में उसका चेहरा डरावना और संकल्प भरा दिखता है। वह तीली खेत की ओर फेंकता है। अगले ही पल सूखी फसलें भभक उठती हैं। आग तेजी से फैलती है। लाखिया पीछे हटता है, डर के मारे पसीने पसीने। अर्जुन कुछ पलों तक जलते खेत को देखता रहता है, जैसे किसी विजयी योद्धा की तरह। अर्जुन धीरे से, अब रघु समझेगा कि मधुकर का बेटा कौन है। दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। दोनों जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। आग की रोशनी में उनके साए लंबा होता जा रहा है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक रघु के खेत की ओर से धुआं उठने लगा। लपटें आसमान छू रही थीं। गांव वाले दौड़ते हुए आए। अरे, ये तो रघु का खेत है भाई। सारी फसल जलकर राख हो गई बेचारे रघु की। सुबह की पहली किरण के साथ रघु खेत की राख को छूता है। हवा में राख की गंध
अभी भी बसी है। गौरी एक मटके में पानी लेकर आती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। उस सुबह सूरज निकला, पर रघु के खेत में सिर्फ राख फैली थी। गंगा की आंखों में आंसू और रघु के माथे पर चुप्पी की शिकन थी। गौरी धीरे से कहती हैं, बाबा, गांव की कुछ औरतें कह रही थीं कि जमींदार के लोग रात को इधर देखे गए थे। रघु सख्ती आवाज में बोलता है, बेटी, बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हम सच हैं, हमें सच का सहारा लेना होगा। गंगा कमजोर स्वर में बोलती है, पर हम कितनी बार सहेंगे रघु, जानबूझकर अत्याचार कर रहा जमींदार। रघु नरम होते हुए बोलता है, गंगा, जब तक हमारा हौसला साथ है तब तक हम हार नहीं सकते। एक दिन गांव की चौपाल में लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। भाई, पहली बार देखा ऐसा इंसान यार। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन रघु फिर भी शांत है। ये आदमी पत्थर का बना है क्या? इतनी मेहनत राख हो गई और फिर भी सिर ऊंचा है इसका। भाई, शायद हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए था पहले ही, तो आज जो आग लगी है ना, वो नहीं लगती। गंगा अपने पुराने संदूक में कुछ पैसे खोज रही थी। वहां कुछ पुराने कपड़े और सिक्कों की खनक सुनाई देती है। गंगा हिचकते हुए, रघु, ये जो बचा खुचा था वो भी खत्म हो जाएगा। गौरी की पढ़ाई भी रुक गई है। अम्मा, अब वक्त है मैं भी कुछ करूं। मास्टरनी जी ने कहा था वो सिलाई का काम सिखा सकती हैं। मैं दिन में काम करूंगी, रात में पढ़ाई। खेत जल गया है, लेकिन आत्मा नहीं। मैं मजदूरी करूंगा और फिर से बुआई करूंगा। रघु गर्व से बोलता है, यही तो है मेरी बेटी, कर्म पर भरोसा रखो। गांव का बाहरी किनारा, दोपहर का समय, धूप तेज है। रघु अपने घर के बाहर बैठा है। दूर से संतोष आता है, कंधे पर कैमरा टांगे, आंखों में चिंता। संतोष पास आते हुए रघु सिर उठाता है, हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करता है। अरे संतोष, तू यहाँ कैसे? बहुत दिनों के बाद आया मेरे भाई। रघु, तेरे खेत में आग लगने की खबर मिली और दिल नहीं माना। जब तेरे घर की हालत देखी, मन कांप उठा। दोनों कुछ देर खामोश। दूर कहीं कोई कोआ कांव कांव करता है। रघु, मुझे सच बता, ये आग खुद लगी थी या किसी ने लगाई? रघु थोड़ी झिझक के बाद नजरें झुकाते हुए, लोग कहते हैं मधुकर सिंह के आदमी देखे गए थे, लेकिन सब डरते हैं। संतोष, रघु, तो अब वक्त है डर को छोड़कर सच्चाई बाहर लाने का। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। हवेली का अंदरूनी भाग, सामने एक बड़ी कुर्सी पर मधुकर सिंह बैठे हैं और संतोष वर्मा प्रवेश करता है। नमस्कार मधुकर सिंह जी, मैं पत्रकार संतोष वर्मा हूँ। मधुकर चकित होकर उठता है। पत्रकार? मन में सोचता है, यह यहाँ क्यों आया होगा? तुम यहाँ पत्रकार जी? गांव में आग, नहर का रोकना, किसानों पर दबाव, ये सब खबरें बन सकती हैं। दो धमका रहे हो मुझे क्या पत्रकार जी? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ, अब सच्चाई छिप नहीं सकती। संतोष के प्रयास से गांव वालों में नई जागृति आई। रघु ने सबको संगठित किया। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सब नहर खुदाई में लग गए। अब देर नहीं होगी। ये आंदोलन पूरे जिले में मिसाल बनेगा हमारे गांव का। हम मेहनत कर सकते हैं, डर कर नहीं जी सकते। एक दिन अर्जुन, जमींदार का बेटा, गांव वालों की मेहनत देखकर पिघल गया। बाबा, हम गलत थे। ये लोग चोर नहीं, ईमानदार हैं। इन किसानों को इनका हक मिलना चाहिए बाबा। मधुकर गुस्से से बोलता है, तू भी उनका पक्ष ले रहा है अर्जुन। मुझे ऐसा लग रहा है
गांव वालों ने तेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं कर दिया? नहीं बाबूजी, मैं तो इंसानियत का पक्ष ले रहा हूं। संतोष ने सबूत जुटाकर तहसीलदार को सौंपे। रघु के खेत में आग लगवाने का मामला खुल गया। मधुकर सिंह, आपके खिलाफ साक्ष्य पुख्ता है। आपकी जमीन जब्त की जाती है और आप पर जुर्माना लगाया जाता है। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। रघु सबको संबोधित करते हुए, मैं कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास कर्म था, वही मेरी ताकत बना। अब हम अपने खेत में बुआई करेंगे बिना किसी डर के। और नहर का पानी अब सबकी जमीनों तक पहुंचेगा। यही है असली लोकतंत्र, जब मेहनत को उसका हक मिले। कभी भी कर्म से पीछे मत हटो। सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलना कठिन जरूर है, पर अंत में विजय उसी की होती है जो सच्चे मन से प्रयास करता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।